चलिए, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 29 और 30, लास्ट पेपर के थे। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर हैज FCC यूनिट सेल स्ट्रक्चर विद, बहुत आसान क्वेश्चन है, with the edge length of x angstrom, what is approximately density of copper? ग्राम पर सीसी में निकालनी है at this temperature. एटॉमिक मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास है कॉपर का 63.55 यूनिट्स। ठीक है, तो ए पार्ट है 211 बाई एक्स क्यूब, बी पार्ट is, you start solving, 205 by x cube, c part is 105 by x cube, d part is 422 by x cube. Go for it. देखिए क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट सॉल्विंग बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या आता है। कौशिक गुलेरिया करेक्ट। मानसी करेक्ट। चलिए, अब कौन से वाला क्रिस्टल बोला हुआ है, FCC क्रिस्टल बोला हुआ है, तो FCC क्रिस्टल के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है ना। एंड एज लेंथ बोली हुई है, A की वैल्यू इसमें X अंगस्ट्रॉम, और जो अंगस्ट्रॉम है वो आपको पता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना दिया हुआ है, दैट इज 63.55 यू। स्मॉल यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब डेंसिटी में जमना का फॉर्मूला लगता है Z इंटू एम, जम ना Na इंटू ए क्यूब, तो आएगा आपका आंसर, एक कौन सा, अक्षिता ठीक है, ग्राम पर सीसी में। ये 4 हो गया, मास की वैल्यू 63.55 हो गई, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। एज लेंथ क्या दे रखा था, एज लेंथ दे रखा है आपके पास x मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, इट कम्स आउट टू बी 422.08048 आता है वैसे, पर चलो हम जीरो को ही कंसिडर कर रहे हैं, एक्स क्यूब। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट वाज एंटायरली कैलकुलेशन बेस्ड, अप्रोक्सीमेशन से आंसर दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 30th क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था। होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल complexes
of a metal ion M3 plus with the three monodentate ligands L1, L2 and L3 absorb the wavelength in the region of, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, 14 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रीन, blue and red respectively. The increasing order of ligand strength. The increasing order of ligand strength is A is L1 less than L2 then L3, B is L2, L1 and L3, C is L3, L1, L2, D is L3, L2 and L1. चलो go for it, क्या हो सकता है? Friends, not correct. Mansi not correct, Kavya correct. चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन. होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि सेम लीगेंड है ना. होमोलैप्टिक सेम लीगेंड, हेट्रोलैप्टिक डिफरेंट लीगेंड. होमोलैप्टिक लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल complexes of a metal ion M3 plus with the three monodentate ligand L1, L2 and L3. Kaushik correct, Akshita correct. Absorb lambda in the region of green, blue and red. तो इसको आप hypothetically ना बना लो. जैसे तुमने L1 का 6 लिया, 3 प्लस था, ये 1 आ गया, और लैम्डा एब्जॉर्ब किस रीजन में कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है. पहले वाला कर रहा है तुम्हारा ग्रीन रीजन में. ठीक है. उसके बाद तुम बना लो Ml2 6 3 plus, this is the second complex, it absorb in the region of blue. Third is the Ml2 6 3 plus, that absorb in the region of red. ठीक है. अब आप देखो कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है. विबग्योर पढ़ते हो ना आप. विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की. ये लैम्डा इंक्रीज होता है ना इस साइड में, रेड की होती है. रेड के बाद किसकी आएगी? रेड के बाद आएगी ग्रीन की, फिर ब्लू की. ठीक है. तो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा रेड का, उसके बाद ग्रीन का और उसके बाद ब्लू का. तो ये तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर आया, लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर. ठीक है. तो जो लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर होता है, डेल्टा एब्जॉर्ब इससे उल्टा होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ रिवर्स होते हैं. ठीक है. तो लैम्डा नॉट एब्जॉर्प्शन किसके लिए मैक्सिमम, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, Δ3 मिनिमम होगा, Δ1 मैक्सिमम होगा और Δ2 से भी ज्यादा होगा. ठीक है. और जो आपकी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा की. तो जिसका आपका डेल्टा ज्यादा वो लीगेंड भी स्ट्रॉन्ग. तो लीगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ? फिर लीगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ? 2 वाला. ठीक है. फिर उसके बाद 1 वाला, फिर उसके बाद 3 वाला. ये आपकी हो गई लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ. तो इस तरह से बना के आपको क्वेश्चन करना. इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसके साथ 2 फुल पेपर डिस्कशन हमने कर लिए हैं. दोनों आपके थे उसके 2019 के 9th
के मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के 9th ऑफ जनवरी के। अब हम 10th, दो पेपर बस इसके और करेंगे, फिर 2019 के पेपर नहीं करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये है आपका 2019 का 10th जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे कि मैंने लिखा भी था। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an example of heterogeneous catalytic reaction? A is the Hepburn process. B is a combustion of coal. C is a hydrogenation of vegetable oil. D is a Oswald process. चलिए, go for it. Very easy question. Kavya correct. Akshita not correct. Kaushik not correct. अच्छा, उसने नॉट पूछा है, फिर रुको एक मिनट। प्रिंस नॉट करेक्ट, मानसी करेक्ट, कौशिक करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, काव्या नॉट करेक्ट। इसकी आंसर बी है, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सभी रिएक्शंस देखो ना कौन कौन से हैं। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन होता है, मोलिब्डेनम होता है और NH3 बनता है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये दोनों सॉलिड है, तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। हाँ, कंबस्शन ऑफ कोल बोल सकते हो कि दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अदरवाइज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी क्या होता है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है उसमें विल्किंसंस कैटालिस्ट पड़ता है, आपको पता होगा, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और क्लोराइड। ये तो वैसे भी बहुत फेमस एग्जांपल है। तो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति बनता है, आप सैचुरेटेड लिख सकते हो, वनस्पति, या आप ऐसा लिख लो ना कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है। ठीक है, अब ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, यहाँ पे निकल भी लग सकता है सॉलिड, तो ये भी हेट्रोजीनियस है। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस में अमोनिया और ऑक्सीजन, प्लेटिनम होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, NO और वाटर देते हैं। बैलेंसिंग करोगे तो ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। इसकी बैलेंसिंग करोगे तो ये 3 है, 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म होनी है। ठीक है, इस वाले में ये गैस है, ये गैस है, पर ये तो सारे सॉलिड है ना, और इसके बाद ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। जो कंबस्शन ऑफ कोल है उसमें तो कुछ है ही नहीं है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 है, ये हेट्रोजीनियस नहीं है, रेस्ट एवरी प्रोसेस इज हेट्रोजीनियस। तो बी वाले बच्चे सही हैं, बाकी ए वाले नहीं सही। अगला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है, पढ़ा हुआ है तो आ जाएगा।
Heldroldt process is, तो इसका करेक्ट सीधा आंसर ही लिख देते हैं। एक्चुअली में एल्युमिनियम की प्रोसेस है ये, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो ये प्रोसेस ही नोट कर सकता है। और ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं इसका। 4 molecules of aluminium and 3 molecules of CO2, मतलब इसमें क्रायोलाइट एंड फ्लॉस्फर इन दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से, तो हमारे पास एल्युमिनियम आता है। तो दैट वाज अ करेक्ट ऑप्शन जो इसमें आएगा। थर्ड है द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज, oxidizing and the reducing agent in both acidic and basic medium. B is oxidizing and reducing agent in acidic but not in basic. Reducing in basic but not in acid, in acidic. Oxidizing in acidic but not in basic. Go for it. Third question. वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। कोई इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी में एसिडिक किसी में बेसिक। उसका रीजन क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो वाटर भी दे देता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन भी दे देता है, रिड्यूस भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। अगर किसी को रिएक्शन देखनी है तो मैं रिएक्शन लिखवा भी देती हूँ आपको। देखो H2O एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। H2O2 2H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2H2O दे दिया। तो ये रिएक्शन शो करती है कि एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कैसे पता लगेगा, ये -1 था ये -2 हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हें दे देगा 2 वाटर प्लस 2O2 नेगेटिव। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 2O2 नेगेटिव में, -1 -2। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, पर ये मीडियम कौन सा आ गया, बेसिक मीडियम आ गया। तो H2O2 एज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जब ये एक्ट करता है तो H2O2 देता है हमें O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया एसिडिक मीडियम, ठीक है। और H2O2 अगर 2OH नेगेटिव ले ले तो आपके पास बनता है O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया बेसिक मीडियम, ठीक है। तो रिएक्शन भी आपको लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों एक्ट करता है और दोनों तरह के मीडियम में करता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Fourth question, consider the following process. Consider the following reduction processes. Zinc 2 plus
plus 2 electrons give zinc in the solid state. E naught of cell is minus 0.76 volt. Calcium 2 plus 2 electron gives the calcium in the solid state. E naught of cell is equal to minus of 2.87 volt. Mg2 plus 2 electrons gives Mg in the solid state. E naught of cell is equal to minus of 2.36 volt. Ni2 plus 2 electron gives Ni in the solid state. E naught of cell दिया हुआ है minus of 0.25 volt. आपको बतानी है reducing power. Reducing power of the metals in increasing order. Zinc, magnesium, nickel, calcium. Nickel, zinc, pick out the correct option. देखिए कौन सी करेक्ट ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान। यस कौशिक से। फ्रेंड्स करेक्ट, कौशिक करेक्ट। यस फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन करेगा इसे? व्हाई द फोर्थ इज हैविंग अ बी ऑप्शन करेक्ट? मैम मैंने तो भी जितने कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। हाँ देखो, उसने बोला है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज कौन स्पीशीज होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? कम हो, है ना? तो जिसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑक्सीडाइज होएगी सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से आपने ऑर्डर लगा दिया। जिसने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से करके रखा है वो भी ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, the total number of isomers for a, सभी बच्चों को आंसर देना है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। M F Cl SCN NO2 is। चलिए जी, आंसर क्या आता है? Go for it. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कितने पॉसिबल होंगे? नो आंसर? अरे तो आसान था क्वेश्चन बेटे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो आइसोमर्स होते हैं, पहली बात तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, सिस ट्रांस वाले ही बनेंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस वाले आइसोमर की कैटेगरी है? स्टीरियो आइसोमर्स की। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर जो SCN है, SCN एम्बीडेंटेट लीगेंड है। एम्बीडेंटेट का क्या मतलब है?
कार्बन से भी या फिर नाइट्रोजन से भी या बॉन्ड तो बना। कुछ सल्फर से रिएक्ट हो सकता है या नाइट्रोजन से। तो एक SCN से बन जाएंगे दो, एक SCN वाला एक NCS वाला, और NO2 भी एम्बिडेंटेट है, तो NO2 से भी बन जाएंगे दो। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, चार, चार ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके पास ये कैसा है, अम, इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स, जो डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट से होते हैं। बाकी शायद आपको ये बात मैं अभी पढ़ाऊंगी, शायद तुमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है। जो ABCD होता है ना, ABCD के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 होते हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब M की एक पोजीशन पे A लगा दो, बाकी इसके कोई भी एडजेसेंट पोजीशन फिक्स कर लो, उस पे आप चेंज करते चले जाओ। जैसे B लगा दिया, बाकी फिर CD लगा दिया। अब M की एक पोजीशन तुम लोगों ने फिक्स करी हुई है A, यहाँ पे B की टर्न आ गई तो C लगा दिया, बाकी यहाँ पे BD हो गए। तो M की एक पोजीशन आ गई, तुमने A के साथ फिक्स करी हुई है, यहाँ पे A भी, B भी आ चुका है, C भी आ चुका है, तो D आ गया, बाकी B और C आ गए। तो टोटल इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं 3। अब एक एक में इस इन दोनों के दो दो बनेंगे 4, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 4 × 3 12। पहले तो तुम ये याद रखो कि जब तुम्हें पेपर में MABCD आता है ना, तो इसके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोमर्स में से इसके एक एक की पोजीशन फिक्स करोगे, SCN की। अब SCN की पोजीशन के साथ बाकी चेंज किए, पर SCN में NCS की पोजीशन के साथ चेंज किए, तो आपके टोटल कितने बन जाएंगे, 12 नहीं बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि इसके 3 बनते हैं, पहले तो ये बताओ। यस मैम। क्योंकि जब भी आपके पास ABCD वाली टाइप हो ना, तो किसी एक की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, उसके साथ वाली पोजीशन पे टर्न वाइज देते चलो। तो 3 तो इसके ये बन गए, तो यहाँ दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों के एक एक के दो दो नहीं बनेंगे। देखो, मान लो तुम्हारा जो MABCD था उसमें SCN एक है। ठीक है, अब SCN के साथ कुछ कुछ भी हो दोनों, अब SCN के साथ पोजीशन चेंज करके बनाओगे, फिर ये NCS बन जाएगा, उसके साथ पोजीशन चेंज करके बनाओगे, फिर एक बार इसकी टर्न आएगी NO2, इसके साथ पोजीशन चेंज करके बनाओगे, फिर ONO उसके साथ पोजीशन चेंज करके बनाओगे, तो इसके चार चार नहीं हो जाएंगे इनके, 2 + 2 कर लो, चलो 2 इसके और 2 इसके। ठीक है, और बाकी 3 टोटल बनते थे, इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 2 + 2 हो जाएंगे इसके 12 आइसोमर्स टोटल। ठीक है, SCN में भी तो वही पैटर्न चलाओगे सारा, उसके साथ वाले लिगेंड्स को चेंज करके। NCS में भी वो सारा पैटर्न चलाओगे, NO2 में भी चलाओगे, ONO में भी चलाओगे। यस और नो। तो 3 तो हो गए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बाकी ये दो आपके SCN और NCS, और NO2 और ONO, इसको इसमें प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आइसोमर्स आ जाते हैं। मान लो 3 एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो वहां पे होता 2 + 2 + 2 3 मल्टीप्लाइड बाय दैट। इज दैट क्लियर? यस मैम। बाकियों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा चलो, जिन बच्चों को क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे घर में ये सारे 15 12 के 12 आइसोमर बना के लाएंगे। कैसे करना, तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं पूछूंगी। सबसे पहले तुम एक ही जगह पे रखना SCN, ठीक है, और बाकियों की लीग पोजीशन चेंज करके ऐसे बनाना। फिर तुम एक ही जगह पे रखना NCS, फिर पोजीशन चेंज करके बनाना। फिर एक बार NO2 रखना, फिर पोजीशन चेंज करके बनाना, फिर ONO रखना, फिर पोजीशन चेंज करके बनाना, और मुझे आके बताना टोटल कितने आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म शायद अभी तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, कोई नहीं, मीन्स के बाद वही स्टार्ट होना है आपका कोऑर्डिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मैं आंसर नहीं लिखूंगी, बस तुम ट्राई करके देखो कि क्या हो सकता है, कैसे हाथ चलाते हो।
देखो क्या हो सकता है इसका, या तो ये बनाया हुआ है, चलो देखो क्या बना पा रहे हो, क्या बनता है इसका। सबसे पहला स्टेप बताएगा कोई क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ था ना, हाथ नहीं चलाओगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा भाई। MENO, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिखा हुआ था, और ऐसे, और एनहाइड्रस AlCl3। पहला स्टेप बताओ क्या होगा, एनीबडी इन द क्लास। Cl माइनस चला जाएगा और कार्बोकेटाइन। हाँ बिल्कुल सही, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है लुईस एसिड, तो Cl नेगेटिव चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, या मैं इसके साथ ही बना देती हूँ AlCl4, और वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो स्टेप वाइज ही होगा ये रिएक्शन। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसके साथ ये भी लगा हुआ था, और साथ में आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव। उसके बाद बताओ क्या होगा, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां से होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटायन की नेचर चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो ये आएगा पिक्चर में, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ देगा रेजोनेंस में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो अब इससे बन जाएगा रिंग। पहले तो बेंजीन के अंदर वाला प्रोग्राम सेट करते हैं, तो जब अंदर वाला सेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद आ गया यहाँ पे एक बॉन्ड, उसके बाद आ गया यहाँ पे एक बॉन्ड, और ये हो जाएगा ऐसे, इसके साथ जुड़ेगा तो 1 2 3 4, और ये ऐसे, तो ऐसे 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 ये मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये रिंग बन जाएगा आपके पास ऐसे और ऐसे, तो एरोमेटिसिटी तो इसकी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इससे हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसको हम वापस लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर वापस से वही, ऐसे ऐसे ऐसे, Me&O, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, बस दैट्स इट, बन गया। ये 2 ये वाले ग्रुप्स हैं जो ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर और नॉट, हाथ की सफाई है बस ऑर्गेनिक में। तो समझ में आया कैसे हुआ रिएक्शन। यस मैम।
यस प्रीवियस स्लाइड में फिर देख भी लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैम H2O का कोई काम नहीं है। H2O का काम ये होता है कि वो दोबारा रीजनरेट कर देता है इसको। जब आपका AlCl4 नेगेटिव बन गया तो एक तो वो पोलर सॉल्वेंट का काम करता है, एक वो HCl ले लेगा और AlCl3 को दोबारा रीजनरेट कर देगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल उसका कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि वो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे जाके कुछ रिएक्ट करेगा। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पोलर सॉल्वेंट है, सिर्फ आपकी कंडीशन करेगा, वो पोलर कंडीशंस इस चीज को सपोर्ट करेंगी। ओके मैम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है तुम्हारा द मेटल used for making X-ray tube window is। हाँ जी ऑप्शन है लॉजिकल क्वेश्चन है पर लग रहा है आपको कि ये याद करने वाला है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? एक भी आंसर नहीं आया। एक्सरे की ट्यूब विंडो में वो चीज होनी चाहिए ना जिसके खुद आयनाइजेशन ना हो। जो इसका बेरिलियम है उसका है स्मॉलेस्ट साइज, ये है इनमें से स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी होएगी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये दैट डोंट आयनाइज, इसकी आयनाइजेशन नहीं होएगी, इसलिए बेरिलियम इज आंसर। ग्राफ आपको पता है, मीनिंग भी आपको पता है। देखो जी कौन सा सही ग्राफ लगता है कौन सा नहीं।
चलो बताओ क्या लगता है विच इज करेक्ट। कौशिक करेक्ट है। ऐसे चीजों से नॉलेज बहुत मिलती है क्योंकि इसका क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी और उसका ग्राफ के और ई का पूछा हुआ है। मानसी करेक्ट, काव्या नॉट करेक्ट। पहली बात तो के को उसने प्रिंस नॉट करेक्ट। k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है। अक्षिता नॉट करेक्ट। अक्षिता करेक्ट, सॉरी अक्षिता इज करेक्ट। ठीक है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ ही है। दिस ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो यही होता है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ ही है। और दूसरे वाला ग्राफ में के टेम्परेचर के साथ बढ़ता है पर इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं ना आता, तो यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं हो सकता। टेम्परेचर 0 डिग्री पे तो फिर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएंगी, है ना। तो आपके पास ये इंक्रीजिंग वाली कर्व ही है बट यहाँ पे के नॉट इक्वल टू 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल मूव करते ही रहते हैं। तो ये वाला ग्राफ यहाँ से ना स्टार्ट होकर यही होगा। तो पेपर में भी ध्यान देना, जब के और टी में ग्राफ बनाओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बनता है पर के 0 नहीं होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए बोथ द ग्राफ्स आर करेक्ट है। आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यूनिट वाक्यों में सेम देखने में क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, कुछ है नहीं है, बस डाटा इसका ऐसे लिखा हुआ है। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे पहले वाली इक्वेशन दी हुई थी, N2 इन द गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट और 2NO इन द गैसियस स्टेट दिया हुआ है। तो बेटे आप ये देखो ना, इसमें डेल्टा Ng कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट। 2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है, Kp बाय Kc आपके पास RT की पावर डेल्टा Ng होता है ना। तो पहले वाले में डेल्टा Ng 0 आ गया तो RT की पावर 0 आ गई और किसी की भी पावर 0 1, तो पहला तो आना चाहिए 1। सेकेंड वाले में N2O4G gives it 2NO2G,
तो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगी 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो Kp बाई Kc जो तुम्हारा था दैट इज इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल टू आर टी की पावर 1। तो ये कैलकुलेट करके आता है 24.62 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक एंड पर मोल। ठीक है, अब लास्ट वाला जो तुम्हारे पास था वो था N2 इन द गैसियस स्टेट प्लस 3 हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट gives the 2 molecules of ammonia in the gaseous state। तो इसमें आर टी की पावर आ जाएगी डेल्टा एन जी कितना आ गया 2 - 4 आ गया ना, इसमें -2, तो आर टी की पावर -2 आ गई। तो 1/RT तो तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया ही है 24.62, तो ये 1649.49 है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 16 पॉइंट भी नहीं है वो 1.6 है। ठीक है, तो इसका ये वाला आएगा, पहले का आंसर 1 आप नोट कर लेना, दूसरे का आंसर ये और तीसरे का आंसर ये। यूनिट सब में सेम ही लिखे हो। एक बार इसको नोट कर लो करना है तो। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हाँ बस कैलकुलेशन है, इसमें सम कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व। व्हेन यू हैव नोटेड मुझे बता देना। हैव यू नोटेड? Yes, sir. Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या आएगा इसका। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। यस, XeOF4 की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d2 और लॉन पेयर हो गया 1। ये तो क्वेश्चन भाई सबको आना चाहिए। देखो प्रिंस इसका भी आंसर डी लिख के भेज रहा है, तो वो मैंने इतना वही आसान क्वेश्चन है। तो भाई पेपर के क्वेश्चन के लेवल तो तुम लोगों ने देख लिए होंगे कैसे आते हैं, स्पेशली एक क्वेश्चन नंबर, ये तो देखो प्रैक्टिस था, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ट्विस्ट था, प्रैक्टिस था। ट्विस्ट आपका था ये वाला, इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होना और इसके ग्राफ की नेचर ये होती है। ट्विस्ट आपका था ये वाला भी बिल्कुल हाथ की सफाई है, कुछ इतना खास नहीं है। एक वो क्वेश्चन था ये वाला, इसकी आइसोमर एक आप बना के देख लेना, ठीक है। बाकी तो ये वाला भी इजी था क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है डी ब्लॉक से, ये वाला बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, मतलब याद करने वाली चीजें थी, हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस, और पहले दो में भी ऐसे ही था। ठीक है, तो आप जो जो क्वेश्चन करते हो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं जो लर्न करने वाला है। तो इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, आपकी अगली क्लास में अमीन्स कंप्लीट होके काइनेटिक्स नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. एक बार देख लेना इसको।